नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस बार मैं एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और इस कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंपनी के ऊपर जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं यूज़ करूँगा और जिस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा खुद का ट्रेड है। तो प्लीज़ ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड मत करिएगा। तो सारी चीज़ों को सीख कर करिए, सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करके करिए, तभी आपको एक मतलब प्रोटेक्शन भी मिलेगा और एक कन्विक्शन भी मिलेगा कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया, वो सही में सही तरीके से ट्रेड था। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस आप सभी जानते हैं इंडिया की एक लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी है। अब इस कंपनी के ऊपर पहले जो मैंने एंट्री लिया था, एक्चुअली मेरा 2 एंट्री है। पहले जो एंट्री था, वो एंट्री किस तरीके से हुआ सबसे पहले वो बता दूँ। कंपनी इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और मेरा जो टारगेट रहेगा, वो जो टारगेट है, वो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है, मतलब एक लाइफ टाइम जो इसका हाई है, 1953 के आसपास। तो 1953 के आसपास मेरा जो स्विंग हाई है, उसी लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। और मज़ेदार बात क्या है, मैंने इस कंपनी के ऊपर पहले एक रेंज ट्रेडिंग ले चुका हूँ। रेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जब भी इस नीचे लेवल को टच किया था और गैप डाउन में ओपन हुआ था, तब मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ से रीबैक करेगा, तब मैं एंट्री लूँगा। तो मेरा इस जगह पे एंट्री था और धीरे-धीरे करके ऊपर भी गया और मैं टारगेट इस लेवल तक रखे थे, तो जहाँ पे मुझे 23% से ज़्यादा रिटर्न पहले ही एक बार मिल चुके हैं और दूसरा बात फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री हुआ है और फिर से यहाँ पे शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए इस जगह पे कुछ टाइम बिताएगा, क्योंकि देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी उसको रुकना पड़ेगा। जैसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, फिर से मार्केट में इसी तरीके से सारी चीज़ चलता रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हमेशा ऐसे नहीं कि जब भी बाय करेंगे और रॉकेट की तरह जाकर टारगेट अचीव हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत कम कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। शायद आपको 100 में से 2 कंपनी मिले, शायद आपको 100 में से 1 कंपनी मिले। बाकी कंपनीज़ हमेशा आपको कुछ वॉल्यूम करते हुए आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री किस बेसिस में लिया, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्फोसिस के बारे में सबसे पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है कंपनी के जो बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इन्फोसिस का जो फाइनेंशियल डेटा है, उसमें कभी कभी भी किसी भी टाइम्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिले। नेट प्रॉफिट भी 17 से 18% के आसपास देखने को मिले और डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के जो मार्केट शेयर है, उनमें से 4% के आसपास कंपनी के सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर काम है। तो मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस और डीआईएस, एफआईएस के पास सॉरी एफआईएस के पास 33% होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड के पास 18% होल्डिंग है और कुल मिलाकर जो एफआईएस सॉरी जो डीआईएस है, उनके पास 17% होल्डिंग है। तो इसका मतलब हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। बेस्ट तरीके से एक होल्डिंग आपको देखने को मिले, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फोकस रखिए, ज़रूर आप स्टडी करिए। इस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीज़ों को समझ कर सोच कर काम करना पड़ेगा। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। फाइनली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो किस तरीके से ब्रेकआउट हो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड की है। अभी होल्ड करने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं रेंज के बेसिस में बात करूँ, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखिए बहुत लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज के बेसिस में वो ट्रेड किया। बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया और फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको ये बताया कि मैं जब भी इस तरीके से कोई भी रेंज क्रिएट होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए रीटेस्टमेंट। तो रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट का मतलब है ऊपर गए, यहाँ पे रीबैक किया और जो लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, वही लेवल इसको अभी बन गया सपोर्ट। तो सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके फिर से अगर कोई ग्रीन कैंडल बने, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से मुझे मेरा जो टारगेट है वो
इस स्टॉप लॉस से मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए मेरा एंटी कोई नहीं है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि रिटेस्ट जरूर वो करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अपसाइड में हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ नोटिस और भी करेंगे कि कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो सेल्स के मामले में डबल के आसपास हो चुके हैं। तो सेल्स देखिए 2400 से 408 सॉरी फोर्थ 2400 से 4800 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और नेट प्रॉफिट भी देखिए इस बार ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो यही कुछ कारण है जिस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर अपकमिंग पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और बोरिंग्स कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर देखने को मिले हैं। और जो कंपनी के जो CWIP है यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का 410 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ। मतलब कंपनी के 410 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, जो आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इतने दिनों से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिला है, और कर्जा भी देखिए ऑलमोस्ट 50% कर्जा कम हो गया, तो कर्जा कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गए, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो गया। क्या अभी क्या लग रहा आपको, ये नहीं लग रहा है कि कंपनी यहाँ से एक लंबा जर्नी करने वाला है? तो देखिए मैं सारे सिचुएशन को देखकर काम करता हूँ। आप किस तरीके से सारी चीज़ों को ट्रैक करके काम करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि पहले देखिए एक एंटी था, पहले एक लेवल में एंटी मुझे मिला था, जो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ, और मतलब आसानी से ही टारगेट अचीव हुआ मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि नीचे ही नहीं आया, वो हायर हाई करते-करते टारगेट को अचीव किया। तो अलग लेवल का एक टारगेट का अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिए, ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफिल इंडिया लिमिटेड के बारे में हर किसी को एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी एक आईटी सेक्टर के नाते ही आईटी सेक्टर होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है। जब से यूएस में रिसेशन का सिचुएशन देखने को मिले, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसराइल और हमास के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया, तो इतने सारे मतलब नेगेटिव सिचुएशन के टाइम में आईटी सेक्टर का हालत बिगड़ जाता है। तो आईटी कंपनी का हालत बिगड़ने के बाद भी एफएल इंडिया के ऊपर कोई भी खराबी और नेगेटिविटी देखने को नहीं मिला। चलो वो उसके मैं आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो देखिए आपको आरओसी में और आरओई में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर में 15% के एवरेज में आपको ग्रोथ दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी देखिए 20 to 17% के आसपास ग्रोथ है। मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। पहले डेप्थ कितना था 0.18%, और अभी डेप्थ कितना है 0.07%, मतलब 50% डेप्थ और भी कम हो गया। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर जब किसी कंपनी के पॉजिटिव हो, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव इशू सोचना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर? देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों मंथ में क्या-क्या कंटिन्यूअसली बाइंग किए, और जनवरी मंथ में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा-सा सेल ऑफ किया। मतलब सेलिंग का प्रेशर जो था, उससे कई गुना ज़्यादा बायर का प्रेशर है। मतलब बाइंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सेलिंग यहाँ पे क्या दिया है, सितंबर मंथ में क्या हुआ, सेलिंग हुआ, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। अभी देखिए बाकी सारे मंथ्स में बाइंग का प्रेशर कितना हाई है। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिस कंपनी के ऊपर बायर एक्टिव है, तो उस कंपनी से दूर रहना अ, ठीक नहीं रहेगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए फाइनली बहुत दिनों के इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट करने के बाद नीचे भी आया था। जब नीचे आया तब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कंपनी के स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज को टच किया, उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर गए तो यहाँ तक इसका टारगेट अचीव होने वाला है। तो फाइनली इसका टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद नीचे भी आया। अभी देखिए बिग जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बना, एक बिग हेड बना, सॉरी बिग एक कप बना। उसके बाद एक अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तो बड़ा सा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि सारे वीडियोस में जो आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ट्रेड के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
आपको मैं कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो सारी चीज़ों को समझकर, सोचकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का मेहनत का पैसा है। तो ऐसे मत गवा दीजिए किसी का बात सुनकर, मेरी बात सुनकर भी। तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करिए कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर क्या ट्रेड लेना सही रहेगा। अगर वो आपको एडवाइस करते हैं, तो ज़रूर आप काम करिए उसके एडवाइस के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।